नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत हुई है और कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं उनका खुश होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इधर मैंने देखा है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो एक खिसियानी बिल्ली बने हुए हैं। आप उनके ट्वीट देख लीजिए, उनके मैसेजेस देख लीजिए, उनको पता नहीं ये बात क्यों नहीं पच रही है कि वो इस बार भी कर्नाटक में हार गए हैं। कांग्रेस की इस जीत पर बीजेपी के शायद ही किसी बड़े नेता ने कांग्रेस को कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा, मुबारकबाद दी होगी। प्रधानमंत्री जी ने भी शायद 2 दिन बाद ही ये ट्वीट किया था। और अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, इनका तो मैंने आज तक मैसेज देखा नहीं है। अगर आपने देखा हो तो मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। मेरा तो ये मानना है कि कर्नाटक की हार से बीजेपी के लोग बिल्कुल फालतू में ही नाराज घूम रहे हैं। उनको जरा डेटा देख लेना चाहिए। अब तक तो शायद उन्हें इस बात की आदत पड़ जानी चाहिए थी कि वो कांग्रेस से हमेशा से ही उनको कम वोट मिलते आए हैं। जरा ये चार्ट देखिए। ये ग्राफ कर्नाटका के बारे में है। इस ग्राफ में मैंने वोट शेयर दिखाया है सभी पार्टियों का, कांग्रेस का, बीजेपी का और जेडीएस का। 1999 से 2023 तक जितने भी चुनाव इस राज्य में हुए हैं। कांग्रेस का ग्राफ नीले रंग में है, बीजेपी का ये लाल रंग में, जेडीएस का हरे रंग में और अन्य सभी पार्टियों का पीले रंग का है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर 1999 से लेकर आज तक यानी कि 2023 के चुनाव तक हमेशा बीजेपी से ज्यादा ही रहा है। याद रखिए, मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूँ, सीट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सीट्स का जो गणित है और वोट शेयर का गणित है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब सीट्स की बात आती है तो उसमें हर सीट के मार्जिन के बेसिस पर वो सीट जीती या हारी जाती है। आपको याद होगा कि पिछली बार यानी कि 2018 में भी सरकार कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाई थी और बाद में जोड़ तोड़ या ऑपरेशन कमल की वजह से बीजेपी बैकडोर से सरकार में घुस गई थी। इस बार 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर 43.17 रहा है, बीजेपी का 35.68 और जेडीएस का इस बार वोट शेयर नीचे आया है 13.32%। और ये बात भी नोट कर लीजिए कि बीजेपी का भी वोट शेयर लगभग 1% कम हो गया है। कर्नाटक के इन नतीजों के बाद मेरे कुछ मित्र हैं जो बीजेपी के समर्थक भी हैं और वो लोग ये बोलने लगे कि असेंबली के चुनाव का कोई भी संबंध लोकसभा के चुनावों से नहीं होता है, इसलिए लोकसभा के जब चुनाव आएंगे तो वहां बीजेपी ही जीतेगी। अब कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो इस परसेप्शन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डेटा मैं दिखाऊंगा आपको कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का। एक जगह चुनाव हो चुके हैं, 2 जगह अभी होने बाकी हैं। क्या वाकई में असेंबली चुनाव और लोकसभा के चुनावों में कोई संबंध नहीं है? वोटर क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को चलाने के लिए आपकी सपोर्ट आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक से। सबसे पहले कांग्रेस का ग्राफ देख लीजिए 1999 से लेकर 2023 तक। पीली लाइन असेंबली सीट्स में कितनी वोट परसेंटेज आई है वो दिखाता है और नीले वाला कर्व लोकसभा में उनकी कितनी परसेंटेज सीट्स आई हैं ये दिखाता है। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक में असेंबली की सीट्स 224 हैं और लोकसभा की सीट्स कर्नाटक से 28 हैं।
कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव लगभग एक वर्ष पहले होते हैं लोकसभा के चुनावों से, जैसा कि इस बार हुआ है। मई 2023 में असेंबली के चुनाव हुए हैं और अगले साल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो पहली चीज, अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर कांग्रेस की सीट्स असेंबली में जो परसेंटेज सीट्स हैं वो लोकसभा की परसेंटेज सीट से हमेशा से ज्यादा आई हैं, केवल 1999 को छोड़ के। दूसरी चीज जो आप ध्यान दें, इन दोनों ग्राफ का आप ट्रेंड देखिए। जब भी असेंबली की सीट्स ज्यादा होती हैं तो लोकसभा की सीट्स भी ज्यादा आती हैं। जब असेंबली की सीट्स कम होती हैं तो उसी तरह से लोकसभा की सीट्स भी कम हो जाती हैं। इन दोनों सीट प्रतिशत में जो अंतर है वो जरूर कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल साफ है कि असेंबली की जैसे ट्रेंड होती है उसी तरह की लोकसभा की भी ट्रेंड चली आ रही है। तो इस बार जब असेंबली में लगभग 60% सीट्स कांग्रेस की आई हैं तो 2023 में भी ये नीली लाइन ऊपर आएगी, कितनी आएगी ये समय बताएगा। अब मैं कर्नाटक में बीजेपी का भी ग्राफ आपको दिखा देता हूं। बीजेपी का ग्राफ बिल्कुल उल्टा है कांग्रेस से। बीजेपी का हमेशा से लोकसभा में सीट्स बीजेपी की ज्यादा आई हैं और असेंबली में उससे कम ही आई हैं। लेकिन ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का भी ट्रेंड वैसा ही है कि जब असेंबली में सीट्स कम थी तो लोकसभा में भी कम प्रतिशत आई। जैसे जैसे असेंबली में सीट्स बढ़ती गई, लोकसभा की सीट्स भी बढ़ती गई। जहां जहां आप असेंबली की सीट्स में कमी देखेंगे, एक डिप देखेंगे, वहीं पे लोकसभा की सीट्स में भी कमी आई है। कर्नाटक में 2018-19 के चुनावों में बीजेपी को असेंबली के चुनाव में 46% सीट्स मिली थी और लोकसभा के चुनाव में 89% सीट्स उसको मिली थी। इस बार 2023 में ये असेंबली सीट्स घटकर 29% हो गई हैं। तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि ये 89% भी घटकर एक नीचे आ जाएगा। अब कितना आएगा ये समय ही बताएगा। अब मैं आपको अन्य दो स्टेट्स का भी डेटा दिखा देता हूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी असेंबली के चुनाव लोकसभा के चुनाव से लगभग 6 महीने पहले होते हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली की सीट्स फिलहाल 230 हैं और लोकसभा की सीट्स 29। यही 1998-99 में असेंबली की सीट्स 320 थीं और लोकसभा की 40, क्योंकि उस समय तक मध्य प्रदेश बाइफरकेट नहीं हुआ था और इसीलिए मध्य प्रदेश थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया है। ये देखना है कि ये जो ट्रेंड पिछले इलेक्शन में हुआ था जहां पे लोकसभा की सीट में बहुत भारी गिरावट आई थी, ये ट्रेंड अगले इलेक्शन में ऐसे ही चलेगा या फिर इसको में बदलाव आएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान दें तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस असेंबली के चुनावों में अधिकतर ज्यादा अच्छी रही है, जबकि आप उसको लोकसभा से कंपेयर करेंगे। लोकसभा में अगर आप देखें तो प्रतिशत उनकी सीट्स हमेशा कम रही हैं, केवल एक वर्ष को छोड़कर 2008 और 9 में ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी का भी ग्राफ एक बार देख लीजिए। बीजेपी का भी ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही चलता है। जब असेंबली में कम सीट्स आती हैं, कम प्रतिशत आती हैं, तो लोकसभा में भी कम प्रतिशत आती हैं और अगर असेंबली में सीट्स बढ़ जाती हैं तो लोकसभा में भी बढ़ जाती हैं। 2018-19 के चुनाव में ये ट्रेंड थोड़ा अलग हो गया था। यहाँ पे असेंबली में सीट्स कम आई थी, फिर भी लोकसभा की सीट्स में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। 2018 के चुनाव के बाद वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वहां पर भी कर्नाटक की तरह ऑपरेशन कमल हुआ और वहां की सरकार गिरा दी गई और बैकडोर से वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई थी। अब लास्ट स्टेट देखते हैं, राजस्थान।
राजस्थान की असेंबली में 200 सीट्स हैं और वहां से लोकसभा की 25 सीट हैं। ये ग्राफ मैं दिखा रहा हूं कांग्रेस की परफॉर्मेंस 1998 के चुनावों से लेकर 2018 और 19 के चुनावों तक। पहली चीज नोट करने वाली है कि ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मध्य प्रदेश का ग्राफ था। इसमें भी जब असेंबली की सीट्स कम हुई तो लोकसभा में भी सीट्स कम हुई। ऐसा ट्रेंड चलता रहा 2013-14 तक, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल बिगड़ गया 2018-19 में, जब असेंबली में कांग्रेस की ज़्यादा सीट्स आई लेकिन लोकसभा में उनको एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा ही पिछले चुनाव में हुआ था, लेकिन उस समय असेंबली में भी सीट्स कांग्रेस की केवल 11% आई थी। राजस्थान में भी यही ट्रेंड बना हुआ है कि ज़्यादातर कांग्रेस की असेंबली में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है बजाय लोकसभा के चुनावों में। केवल एक ही साल था 2008-9 में जब ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था। अब राजस्थान में तो बाईपोलर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बीजेपी का ग्राफ कांग्रेस से बिल्कुल उल्टा ही होगा। राजस्थान में बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा के चुनावों में हमेशा ज्यादा अच्छा रहा है, केवल एक साल छोड़ के 2009 में। 2018-19 के चुनावों में बीजेपी का असेंबली में केवल 37% सीट आई और लोकसभा में उसकी 96%। एक सीट बीजेपी के सहयोगी पार्टी को मिली थी। तो क्या लोग किसी भी राज्य में लोकसभा के चुनावों में अलग तरह से वोट करते हैं और असेंबली के चुनाव में अलग तरह से वोट करते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने जो 3 स्टेट्स अभी डिस्कस की हैं, उन तीनों के ग्राफ मैं एक ही स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। ये उन तीनों राज्यों का कांग्रेस का परफॉर्मेंस ग्राफ है। मैं नंबर्स यानी आंकड़े आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहला है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश और नीचे ये कर्नाटक का है। तो पहली चीज तो इन तीनों का ट्रेंड बिल्कुल साफ ये दिखाता है कि जिस तरह से असेंबली में वोटिंग हुई उसी प्रोपोर्शन में लोकसभा में भी वोटिंग होती है। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे चले जाते हैं, कभी कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब असेंबली की सीट्स कम होती हैं तो लोकसभा की भी सीट्स कम होती हैं। ये तीनों स्टेट्स में ऐसा ही हुआ है। उत्तरी दो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018-19 के असेंबली और लोकसभा के चुनावों में ये ट्रेंड उल्टा हो गया था, ये डिफरेंट था। तो मेरे हिसाब से ये एक साल का ये एबरेशन है, ये हर साल ऐसा नहीं होना चाहिए और वापसी अगले चुनाव यानी कि 2023 और 24 में ऐसी संभावना बनती है कि ये ट्रेंड वापस से अपनी जगह आ जाएगा। तो सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। ये देखा गया है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जितने प्रतिशत सीट्स असेंबली में मिलती हैं उसी के प्रोपोर्शन में ऊपर या नीचे लोकसभा में भी सीट्स मिलती हैं। तो ये कहना कि लोकसभा का चुनाव में असेंबली के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता है, ये बात सही नहीं है। बिल्कुल पड़ता है, वही ट्रेंड लोग अपनाते हैं। लेकिन हाँ, एक आध साल बीच में ऐसा आया है जब ये ट्रेंड जो है उल्टा पड़ गया, खास करके 18-19 के चुनावों में। और इसी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में लोगों की नज़र रहेगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।